अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद अब्बास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर पहला लेक्चर होगा ऑन सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। जो हम चैप्टर नंबर 1 कवर करके आए उसमें 14 लेक्चर्स थे। चैप्टर नंबर 1 का जो बोर्ड में वेटेज है मार्क्स के लिहाज से वो है टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 MCQs और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास 6 नंबर होते हैं, 2 MCQs के 2 तो 8 हो गए और 4 नंबर का हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो यूँ 12 मार्क्स का जो वेटेज है वो चैप्टर नंबर 1 का बनता है। अगर इस चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो इसका वेटेज जो है, ये चूँकि चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, इसको मैं 5 लेक्चर्स में कवर कर दूँगा। 5 लेक्चर्स में इसके पूरे चैप्टर को मैं कवर कर दूँगा। और इसमें जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वेटेज में और 1 MCQ होता है, तो यूँ इसमें टोटल 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ये मैक्सिमम दिला सकता है। क्लियर हो गया? तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि शॉर्ट सा है और आपको 7 नंबर इसको कवर करने के बाद मिल सकते हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। दिस इज़ द ओनली चैप्टर फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फ्रॉम विच एग्जामिनर विल नॉट टेक एनी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ये बात आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन होगा, एक तो हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे एंड देन हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन पे। जो लेक्चर नंबर जो हमारा 2 होगा, वी विल डिस्कस अबाउट क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक और उसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन सब्लिमेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। थर्ड लेक्चर मेरा सब्लिमेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पे है। तो जो चौथा लेक्चर है वो तो हमारा हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी पे। ठीक है, तो यूँ तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा आई थिंक 4 लेक्चर्स में। और अगर 5वें लेक्चर की ज़रूरत पड़ी या 5वें लेक्चर की चूँकि ज़रूरत पड़नी है तो वो हम एक्सरसाइज में देख लेंगे क्वेश्चंस को। इसमें मेरे ख्याल में मैंने सारी टेक्निक्स डिस्कस कर ली हैं। फिल्ट्रेशन है हमारे पास, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी है। ये 5 टेक्निक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और इन केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, कि ये क्या होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। द ब्रांच ऑफ, मैं पहले लिख दूँ, द ब्रांच, परेशानी होना बिल्कुल भी, ये चैप्टर अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान भी होगा और आपको ईजीली ये याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ईजीली आप याद कर पाओगे। और जब एग्ज़ाम होगा तो तब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट भी नहीं करेगा। आई रियली होप, मैं बल्कि श्योर हूँ कि ऐसा ही होगा अगर आप साथ साथ इसको नोट भी करेंगे और साथ साथ इसको याद भी करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with qualitative as well as quantitative analysis is called एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये तो हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन कर ली। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि डेफिनेशंस पहले लिख के रख लूँ और वीडियो की शॉर्ट लेंथ मैं कर दूँ और शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको याद करने में मुश्किलात पेश आएंगी। तो जब मैं वर्ड बाय वर्ड लिखता हूँ तो वो क्लास, जो फिज़िकल क्लासेस वाला माहौल होता है वो थोड़ा बन जाता है, तो आप लोगों को याद करने में आसानी होती है। ठीक है जी, तो ये मैं आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाता हूँ मैं। आई डोंट केयर कि आप कोई मेरी वीडियो को पूरा देखता है या नहीं देखता, तो ऑब्वियसली वही वीडियो को पूरा देखेगा जिसको इसकी ज़रूरत है या जिसको इसकी समझ आ रही है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरी बात को सुनेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए लेक्चर भी समझ आने वाला बनेगा और आपको ये चैप्टर भी समझ आएगा और टॉपिक भी समझ आएगा। और अगर आप बीच बीच में स्किप करेंगे तो वो आप उतना इसको गेन नहीं कर पाएंगे। चलो खैर, वापस आते हैं। अब जो हमारे पास ये 2 तरह के एनालिसिस हैं, ये क्या होते हैं? एक हमारे पास क्वान्टिटेटिव है और दूसरा क्वालिटेटिव है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस उर्दू में या हिंदी में हम इसको कहते हैं म्यारी तज्ज़िया। ठीक है, म्यार की बात करना। मतलब जैसे हम कहते हैं मैं एक चाय बनाता हूँ, वैसे मैं बना लेता हूँ चाय और मैं अच्छी चाय बना लेता हूँ। तो मैं अगर चाय बनाता हूँ तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास वो कौन कौन से हैं जिससे चाय बनती है। तो उसमें दूध चाहिए हमें, उसमें पत्ती चाहिए, उसमें चीनी चाहिए,
और उसमें पानी भी हम डालते हैं और बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं अगर हमने खुद ना पीनी हो तो, है ना। और कुछ लोग तो उसमें नमक भी डाल देते हैं, बहरहाल नमक मैं नहीं डालूँगा। 4 चीज़ें, दूध, पानी, पत्ती और चीनी, वो हस्बे ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये डालने के बाद हम इसको पकाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय की क्वालिटी क्या है, सो दिस इज़ द क्वालिटी, कि मैंने क्वालिटी ही की तो बात की कि उसमें कौन कौन से कंटेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम कहीं कोई कंपाउंड है, लाइक मैं वाटर की बात करता हूँ, तो इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन दैट हाउ वाटर मेक्स या हाउ मैनी एलिमेंट्स कैन फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, तो आप बताओगे सर दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। How many types of element which are present in a water molecule? So there are 2 types of elements. One is hydrogen, the other is oxygen. तो हाइड्रोजन के एलिमेंट के 2 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। ये तो बात की बात है। सिर्फ इतना बताना कि पानी 2 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये बताना कि कितनी रेशो से बना है, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, यानी मिकदारी लिहाज से। जैसे मैं कहूँ कि दूध मैंने इतने मिलीलीटर डाला, वाटर मैंने इतने मिलीलीटर डाला, और चीनी मैंने इतने ग्राम्स डाली, और पत्ती मैंने इतने ग्राम्स डाली है, तो ये क्वांटिटेटिव है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस को देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट in a compound is called qualitative analysis। सिर्फ ये पता लगाना कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। या उसमें क्या चीज़ मौजूद है। जैसे हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल इज सॉल्ट एनालिसिस। अब सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है, हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई कंपाउंड किस तरह के ग्रुप्स के साथ वो मिलके बना हुआ है, कौन से तरह के उसमें एसिड या बेसिक रेडिकल्स होते हैं, ये आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ोगे। बहरहाल ये इसकी एग्जांपल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम मेजर ये करते हैं कि कितनी परसेंटेज किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की मौजूद है, ठीक है जी, मिकदारी लिहाज से। measurement percentage of each element present in a compound is called इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हमने प्रीवियस चैप्टर में एक एग्जांपल पढ़ी थी, जिस तरह कंबस्शन एनालिसिस है। अब कंबस्शन एनालिसिस में आपको याद होगा हमने हर एलिमेंट की परसेंटेज निकाली थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है कंबस्शन एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। अब अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें ना, तो ये 4 स्टेप्स में, बेसिक 4 स्टेप्स में ये मुकम्मल होता है। सो ये एक तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल गया कि व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है ना, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या फ़र्क है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। दी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये टू दी पॉइंट क्वेश्चन है हमारा, सही है। तो ये क्वेश्चन ये है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्वालिटेटिव एनालिसिस की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। यानी जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे उसमें कौन कौन से हमें स्टेप्स जो हैं वो लेना पड़ते हैं, सही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ये वाला इस साइड वाला है, दूसरा ये वाला है। अब जब भी हमने कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना होता है तो सबसे पहले हमें सैंपल लेना है। इसको हम सैंपल भी पढ़ते हैं और सैंपल इज़ ए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, सही से हम सैंपल। तो जब हम सैंपल लेंगे वो हमें पहले कलेक्ट करना पड़ता है। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू चेक योर वाटर क्वालिटी, सही है, वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तो आप पहले जहाँ से वो आप पानी पीते हो उसका थोड़ा सा सैंपल आप लोगे। यानी उर्दू में बोलूँगा तो सैंपल बोलूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा तो सैंपल बोलूँगा।
अब वो जो सैंपल आप लेंगे वो बिल्कुल थोड़ा सा होगा, अब सारा मतलब इकट्ठा वो एक ही दफ़ा टेस्ट नहीं करते होते, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले यही चीज़ होती है, ऑब्टेनिंग द सैंपल फॉर एनालिसिस, ऑब्टेनिंग द सैंपल फॉर एनालिसिस, सही है। एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमने सैंपल को ले लेना है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो देख लेते हैं हम। हमने पानी के अंदर क्या चीज़ या कोई भी गिवन कंपाउंड के अंदर क्या चीज़ बेसिकली किस चीज़ के लिए हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसको हमने अलग करना होता है, एंड दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जो हमारे डिजायर्ड कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं उनको हम सेपरेट आउट करेंगे, सही है। ये हम इसलिए भी कर सकते हैं कि हम प्योरीफाई करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, लाइक आप किसी चीज़ को टेस्ट करना चाह रहे हैं, सही है, उसमें कोई इम्प्योरिटी है तो पहले आप इम्प्योरिटी यानी ना खालिस चीज़ को अलग करोगे ना, फिर ही अपनी असल चीज़ को टेस्ट कर पाओगे। लाइक आप चेक करना चाहते हैं पानी को कि पानी का एक्चुअल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता क्या है, तो पानी के अंदर तो मिनरल्स भी होते हैं जो हम पानी पीते हैं, तो पहले हम उन मिनरल्स को अलग करेंगे ताकि प्योर H2O बन जाए हमारे पास। तो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जिस चीज़ का हमने एनालिसिस करना है ना उसको हमने सेपरेट करना है। सो दिस सेकंड स्टेप इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ, और आपको मज़े की बात बताऊं, हमारा जो ये चैप्टर है ना ये इसी सेकंड स्टेप पे बेस करता है, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 4 स्टेप्स होंगे हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। द सेकंड स्टेप इज सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, and this your chapter number 2 is totally based on this second step, because separation of desired constituents में हम 5 मेथड जो हैं वो अप्लाई करते हैं। वन इज फिल्ट्रेशन, द सेकंड इज क्रिस्टलाइजेशन, द थर्ड इज सब्लिमेशन, द फोर्थ इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एक एक करके सारों को हम स्टडी भी करेंगे, मैं आपको लेक्चर के शुरू में भी बता चुका हूँ। तो ये सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बाद हम जो थर्ड स्टेप करते हैं, देखो हमने अपने डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट तो कर लिया, अब उनकी मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस, सही है। जो हमने डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट किए हैं उनको हम मेजर करेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे, यानी उनको मापेंगे और देन उनकी हम मिकदार को जांचेंगे यानी कैलकुलेशंस करेंगे, एंड लास्ट पे हम अपना कंक्लूजन देंगे जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, एट द एंड रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या होता है, ड्राइंग द कंक्लूजन, यानी लास्ट पे हम नतीजा अखज़ करेंगे। सो दीज आर 4 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन योर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो इफ एग्जामिनर आस्क्ड यू कि आप बताएं कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो ये आपने 4 लिखने, ऑलराइट। और मैंने आपको बताया था ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की बेस पे, यानी ये सेकंड स्टेप की बेस पे हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो बेस करता है। तो हाउ मैनी प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स विच आर डिस्कस इन योर चैप्टर, तो वो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारी जो प्यूरिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि आपके चैप्टर नंबर 2 में जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं, है ना, जो यहाँ पे यूज़ की गई हैं वो कितनी हैं। प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स इन चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, अभी मैं बता के भी हटा हूँ आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फिल्ट्रेशन, दूसरा है हमारे पास जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक होगी क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड है हमारे पास सब्लिमेशन, फोर्थ वन है हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। शुरू में आपको शायद नाम याद करना थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जब ये चैप्टर को हम पूरा पढ़ चुके होंगे ना, तो ये 5 टेक्निक्स हमने पढ़नी है एक एक करके, तो ये आपको वैसे याद हो जानी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज क्रोमैटोग्राफी। अच्छा, अब सबसे पहले ना हम फिल्ट्रेशन को पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। अभी तक जो लेक्चर हमारा हो चुका है ना, इसमें हमारे पास टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला ये वाला था, यहाँ से लेके यहाँ तक के हमारा जो एनालिसिस होता है, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, फिर इसमें एनालिसिस 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और
क्वांटिटेटिव, दोनों में क्या फ़र्क है। दूसरा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। थर्ड ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें कितनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का उसने जिक्र किया है। अब जो हमारा चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है वो फिल्ट्रेशन को लेके फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर बनता है नॉर्मली, लेकिन पहले मैं फिल्ट्रेशन की आपको डेफिनेशन बता दूं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सो हम अभी शुरू करने लगे हैं क्या, यस, फिल्ट्रेशन। अच्छा, फिल्ट्रेशन हम अभी मैं चाय बनाने की बात कर रहा था। फिल्ट्रेशन हम नॉर्मली चाय को छानने के लिए, पुनने के लिए करते हैं, है ना, फिल्टर करते हैं हम चाय को, पत्ती अलग करने के लिए। हम चाय के साथ पत्ती तो ऑब्वियसली नहीं पीते, उसको अलग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पोनी का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्रूसिबल भी कहते हैं, ठीक है, और रुपये आम में हम उसको पोनी बोल देते हैं। तो उससे हम जब उसको चाय को डेलते हैं उसके ऊपर, तो जो पत्ती होती है वो ऊपर आ जाती है और चाय जो होती है वो नीचे चली जाती है। अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स को समझिएगा, जो हमारी पत्ती है वो सॉलिड स्टेट में होगी और जो चाय है वो लिक्विड स्टेट में है ना। अब ये जो पत्ती है ये चाय के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, सॉलिड है और इनसॉल्युबल इन टी, सही है, यानी लिक्विड। तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन टेक्निक हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को हमने लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स को, इम्प्योरिटी ना बोलें, जब हमने सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग करना हो। अगेन आई रिपीट, जब हमने सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग करना हो तो हम ये टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अब बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझे, चीनी को भी हमने चाय में ऐड किया होता, लेकिन चीनी को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, हालांकि वो भी सॉलिड थी। अब क्यों नहीं अलग कर सकते? द रीज़न इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो हमारे शुगर है वो उसके अंदर जो पत्ती चाय होगी उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए उसको फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम अलग नहीं कर सकते। तो दोज सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड कैन बी सेपरेटेड थ्रू दिस टेक्निक, ठीक है जी। सो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दी टेक्निक, ये एक टेक्निक है in which solid insoluble particles can be removed from liquid is called, yes, इसको हम बोलेंगे filtration। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस डेफिनेशन। ये लेकिन ये पेपर में पूछता नहीं है, बहुत कम ही पूछता है, चांस बहुत कम होता है, लेकिन आपने इसको याद करना है क्योंकि जो पांचों टेक्निक्स हैं उनकी हमें डेफिनेशन तो कम अज़ कम आनी चाहिए। अब हम आते हैं, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो एवं तो नहीं हो जाता, उसके लिए हमें कुछ चाहिए होगा, अप्रेंटिस चाहिए होगा। वो अप्रेंटिस क्या होता है और उसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो 3 है फिल्ट्रेशन को लेके। एक फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर और फ्लूटेड फिल्टर पेपर के बारे में है, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर कैसे की जाती है, और फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है, गूज क्रूसिबल के बारे में है, और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के बारे में। फिर ये हमारा जो लेक्चर नंबर 1 होगा ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें और लाइक भी कर दें वीडियो को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि मैं ना पहले नहीं लिखूँगा, साथ साथ लिखूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन अभी जाके मैंने जब वीडियो की लेंथ देखी तो ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, तकरीबन 19 मिनट की। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये दोबारा सारा लिखूँगा साथ साथ तो ये तकरीबन 40 मिनट की वीडियो बन जानी थी। तो इसको शॉर्ट रखने के लिए, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। मैं आपको इस तरीके से समझाऊँगा कि आपको समझ भी आ जाएगा, आप इसको नोट भी कर पाएंगे, ठीक है, और ये आपके लिए आसान भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कितने। तो आइए पहले हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को समझते हैं। ये नॉर्मली पेपर में आता नहीं है, लेकिन ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये MCQs के हवाले से चीज़ें इसमें से पूछ सकता है। देखो, जब भी हमने फिल्ट्रेशन करनी है तो हमें फ़नल चाहिए, ये टीफ को हम फ़नल कहते हैं, ये मैंने बनाई हुई है। बीकर चाहिए, ये नीचे है, ठीक है, ऊपर हमारा रेजिड्यू रह जाएगा, नीचे हमारा फिल्ट्रेट आएगा बीकर के अंदर। जो यहाँ पे रहेगा वो रेजिड्यू होगा, जैसे पत्ती होती है चाय के पोनी के ऊपर, तो नीचे जो कप में जाती है वो चाय, वो उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ये स्टैंड है हमारे पास, आयरन स्टैंड ले सकते हैं, और फिल्टर पेपर जो इसके अंदर हमने रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, जो आपने बुक से याद करना है। ये कहाँ तक याद करना है, अप टू एपेक्स एंगल, वहाँ तक, यानी वो फिल्ट्रेशन ऑफ फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर वाला जो पैराग्राफ है वो शुरू से लेके आपने
एपेक्स एंगल जहाँ पे उसने कहा है वेरी स्लाइटली ग्रेटर दैन 60 डिग्री, वहाँ तक आपने इसको याद करना है फ्रॉम योर बुक। समझाता हूँ मैं आपको बाय फोल्डिंग द फिल्टर पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखें, जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर होता है ना जी, वो स्पेशल एक पेपर का बना होता है, ठीक है। वो इस तरह आपको सर्कुलर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक हो गया। आपने जब भी फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करना है, पहली फोल्ड आपने अलोंग दी एजेस देनी है, इस तरह। फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग दी एजेस। ये मैं चलिए इस साइड को फोल्ड कर लेता हूँ। फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग दी एजेस, यानी आपने पहली दफ़ा फ़िल्टर पेपर को फोल्ड इस तरह से करना है कि जो एज हैं यानी किनारे वो मैच कर जाएं। द सेकेंड फोल्ड इन सच अ वे दैट द एजेस आर नॉट क्वाइट मैच या डू नॉट क्वाइट मैच। दूसरी फोल्ड इस तरह से होनी चाहिए कि जो एज हैं यानी किनारे ये एग्जैक्टली मैच ना करें, थोड़ा सा फ़र्क रह जाए, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखें एज जो हैं वो बिल्कुल मैच नहीं किए, हालांकि जो पहली फोल्ड थी उसमें एज जो थे यानी किनारे वो बिल्कुल मैच कर गए थे। अब आपने जब ओपनिंग करनी है ना, तो आपने ओपनिंग इस तरह से करनी है, जो आपको लार्जर साइड नज़र आ रही है ना पेपर में, इसमें आपने इसको ऐसे पकड़ना है, यहाँ से आपने इसको ओपनिंग करनी है और ऐसे कोन बन जाए ये, और इसमें जो 3 फोल्ड्स हैं वो एक साइड पे रह जाएंगे। देखें यहाँ पे आपको 1 2 और ये तीसरी ये वाली फोल्ड ये नज़र आ रही है एक साइड पे, और एक सिंगल फोल्ड एक साइड पे है। तो यूँ आपने इसको ओपन कर लेना है, और आपका जो फ़िल्टर पेपर है ना उसका एपेक्स एंगल जो होगा वो स्लाइटली ग्रेटर दैन 60 डिग्री होगा। ये एंगल यानी अगर हम एंगल बनाना चाहें तो इसका मतलब ये है कि ये अगर लाइन पे देखें तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो एंगल बने यानी थीटा, ये स्लाइटली ग्रेटर दैन 60 डिग्री होना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर दैन 60 डिग्री होना चाहिए एंगल। तो फिर ये जो होता है ना फ़िल्टर पेपर फोल्ड करना, ये मैंने आपको सिखा दिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने बच्चों याद कर लेना है। तो इस तरह हम पेपर को फोल्ड करते हैं, फ़िल्टर पेपर को। अब आपने करना क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है, गीला, और इसको इसके अंदर यूँ प्लेस कर देना है, फ़नल के अंदर यूँ फ़िल्टर पेपर को ऐसे ये प्लेस हो जाएगा। ऊपर से आपने अपने जिस भी सैंपल को जिसकी फ़िल्ट्रेशन आपने करनी है उसको ऊपर से आप ऐड करोगे, हो गया। अब जो रेजिड्यू होगा वो ऊपर रह जाएगा, ऊपर क्या रह जाएंगी चीज़ें, यस रेजिड्यू, और जो नीचे हमारे पास होगा दिस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे फिल्ट्रेट। क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है जब ये आपने फिल्ट्रेशन करनी है, ये जो स्टेम है ना फनल की, ये बीकर के साथ इधर लगी होनी चाहिए, सही है, इसके एक किनारे के साथ, एज के साथ। इससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तेज़ होगा, और ये जो स्टेम है ये बीकर के नीचे भी टच ना हो। तो इस तरह की बातों का आपने ख्याल रखना होता है। इनको हम जेंटल सक्शन अपरेटस टेक्निक कहते हैं, और जेंटल सक्शन से ये भी मुराद है यहाँ पे आप सक्शन पंप भी लगा सकते हैं ताकि हवा को आप बाहर निकालें और ये फिल्ट्रेशन तेज़ हो सके। तो ये प्रोसेस के हवाले से कुछ चीज़ें थी। इसमें इंपॉर्टेंट जो थी वो हमारे पास फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर है, जिसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला मैंने आपको बताया, पहली फोल्ड अलोंग दी एज होनी चाहिए, दूसरी अलोंग दी एज नहीं होनी चाहिए, तीसरी टाइम आपने ओपन करना है कि एक फोल्ड एक साइड पे हो और 3 फोल्ड एक साइड पे हों, और फिर जो एपेक्स एंगल है वो स्लाइटली ग्रेटर दैन 60 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा, ये जो फ़िल्टर पेपर इस तरह का फोल्ड किया होता है ना, इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थोड़ा स्लो रहता है। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे 3 साइड है ना, वहाँ पे फ़िल्टर पेपर की मोटाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है 3 फोल्ड्स वाली साइड पे, और जो सिंगल फोल्ड है वहाँ से फिल्ट्रेशन तेज़ होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको फ़ैन लाइक अरेंजमेंट देते हैं पेपर को क्या देते हैं, फ़ैन लाइक। और इस तरह की अरेंजमेंट को हम जब पेपर को देते हैं तो तब हम उसको बोलते हैं फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। अब ये कैसे करते हैं, आपने जब दूसरी दफ़ा फोल्ड की थी तो अलोंग दी एज नहीं की थी, ये हम सिंपल फोल्डिंग में बात कर रहे थे। जब आपने फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर बनाना है ना, अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा कि फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर को फोल्ड कैसे करना है, हाँ ये आएगा कि फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर होता क्या है, ये मैंने लिखा है, मैं आपको बताता भी हूँ। तो इसको फोल्ड आपने दोबारा ऐसे कर लेना है, पहली फोल्ड तो अलोंग दी एजेस थी ही, दूसरी फोल्ड आपने इस तरह से करनी है कि फिर एजेस जो हैं वो क्वाइटली मैच कर जाएँ, बिल्कुल मैच हो जाएँ। ये मैं आप फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर बनाने की कोशिश करूँ। फिर आपने इसको फोल्ड करना है, जैसे बार बार हम पंखा बनाते थे, छोटे होते हैं ना, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो पंखा बनाते होते थे हाथ वाला कागज़ से, तो ये बिल्कुल उसी तरह का उसी टाइप का हो जाएगा। तो एक दफ़ा फिर आपने इस तरह फोल्ड कर देना है, और एक दफ़ा अगर हो सकता है तो मज़ीद आपने इसको फोल्ड कर देना। पता नहीं आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा है कि नहीं। और अब आपने इसको ओपन करना है, तो ये एक ना फ़ैन लाइक अरेंजमेंट बन जाएगी, फ़ैन लाइक अरेंजमेंट यानी हैविंग मैनी एलिवेशंस एंड
डिप्रेशंस, हैविंग मैनी एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, यानी इसमें एक दफ़ा वो पेपर नीचे को गया हुआ है, फिर एक दफ़ा बाहर को आया हुआ है, तो इसको हम एलिवेशन एंड डिप्रेशन कहते हैं या फैन लाइक अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द फिल्टर पेपर हैविंग मैनी अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, एलिवेशंस यानी उभार, एंड डिप्रेशन यानी उतार, इज कॉल्ड फ्लूटेड फिल्टर पेपर या द फिल्टर पेपर हैविंग फैन लाइक अरेंजमेंट, यानी फैन पंखे की तरह, ठीक है, वो वाली अरेंजमेंट। तो ये हमारा बन गया फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब देखें इसमें ना चारों साइड से इसकी जो सर्कमफेरेंस है उसके चारों साइड से वो इक्वली फिल्ट्रेशन हो पाएगी, क्योंकि ये नहीं है कि यहाँ पे 3 साइड्स एक तरफ हैं और एक साइड एक तरफ है। तो यहाँ जब आप इसको प्लेस करोगे ना तो फिल्ट्रेशन को ये तेज़ कर देगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एज फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इक्वली फ्रॉम इट्स आइदर एंड, यानी इसके सारे किनारों से जो फिल्ट्रेशन है वो इक्वल होगी, दैट इज़ वाई ये हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब हम आते हैं क्रूसिबल्स पर। तो बच्चों यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, ये कैसे करते हैं, और दूसरा फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है। ऑलराइट, क्लियर है? चलें जी, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। गूज क्रूसिबल, जो गूज क्रूसिबल है ना, अब ये क्रूसिबल हम कहते हैं पुनने वाली किसी चीज़ को, छाननी को, ठीक है, क्रूसिबल, तो जिससे हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब गूज साइंटिस्ट का नाम है, तो गूज क्रूसिबल है, ये पोर्सलेन का बना होता है, ये स्पेशल हमारा मटेरियल होता है पोर्सलेन, जैसे चाइना मट्टी होती है या जैसे हम चाय पीने वाला कप इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह का ये मटेरियल होता है पोर्सलेन, ठीक है। तो ये आपको इस तरह का सिंपल सा मैं बना के भी दिखा देता हूँ। इस तरह से छोटा सा होता है ये, नीचे से इसका बॉटम जो होता है वो परफोरेटेड होता है, ये ऐसे, ये इसका बॉटम हो गया और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा हो गया। यहाँ से इसके परफोरेटेड जो बॉटम होता है उसको हम इतने ही साइज़ के फ़िल्टर पेपर से कवर कर देते हैं, यानी जब आप ये गूज क्रूसिबल इस्तेमाल करोगे तो आपको फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितना बॉटम है उतना पेपर काट के ऐसे सीधा ही रख देना, यूँ फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने लिखा है, इट्स बॉटम इज़ परफोरेटेड, इसका बॉटम क्या होता है, मसामदार होता है, परफोरेटेड होता है, एंड कवर्ड विद पेपर विद द साइज ऑफ इट्स बॉटम, जितने इसका बॉटम का साइज है उतना ही पेपर आपने यहाँ पे रख देना है। दिस इज़ फास्ट वे ऑफ फिल्ट्रेशन। क्यों है फास्ट वे? क्योंकि इसमें क्या होगा कि फ़िल्टर पेपर को फोल्ड नहीं किया होगा और जितना बॉटम है वो सारी की सारी फिल्ट्रेशन हो सकेगी, और मज़ीद फिल्ट्रेशन को तेज़ करने के लिए यहाँ पे आप सक्शन पंप भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे मैंने लिखा है जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, HCl वगैरह, KMnO4, H2SO4, इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम इस गूज क्रूसिबल से फिल्टर नहीं कर सकते, वो हम यहाँ से भी नहीं कर सकते थे, फ्लूटेड फिल्टर से भी नहीं कर सकते, जो आम सिंपल फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर से हमने की थी फिल्ट्रेशन, उससे भी नहीं कर सकते इस तरह के सॉल्यूशंस को, और वो हम गूज क्रूसिबल से भी नहीं कर सकते। वजह क्या होती है, हमने नीचे आपको पता है काट के पेपर रखा होता है, तो जब आप इस तरह के सॉल्यूशंस को फिल्टर करोगे ना, इस पेपर को जला देंगे ये, या उसके साथ रिएक्ट कर देंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो दैट इज़ वाई हम कहते हैं गूज क्रूसिबल में अगर हमने नीचे फिल्टर पेपर सिंपल रखा हुआ है तो हम फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते HCl या KMnO4 वगैरह वाले सॉल्यूशंस की। और ये मैंने लिखा रही है। अभी अगर ये प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व करनी है तो हम फिल्टर पेपर की जगह यहाँ पे एस्बेस्टॉस रखेंगे। एस्बेस्टॉस जो है वो हमारे पास एक ऐसा मटीरियल है जो पेपर को जो इस तरह के सॉल्यूशंस को फिल्टर कर देगा और डैमेज भी नहीं होगा, रिएक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। इनर्ट मटीरियल होता है ये एस्बेस्टॉस। और लास्ट पे है हमारे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये सिंटर्ड हम कहते हैं जो रेत वगैरह इकट्ठी हो जाती है ना जब पानी का फ्लो बनता है, तो एक टाइप की रेत को हम कहते हैं। तो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का ये मतलब हुआ कि रेत से बनने वाला जो ग्लास है उसका ये क्रूसिबल होगा, ठीक है। तो इसका बनना किससे है जी? बिल्कुल ग्लास से। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और साथ ये भी आपने बताना है कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, और KMnO4 वगैरह या HCl सोल्यूशन हम क्यों फिल्टर नहीं कर सकते, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये भी एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये ग्लास का बना होता है, इसका बॉटम भी परफोरेटेड होता है, लेकिन वो एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स का बना होता है इसका बॉटम जो होता है, लिहाजा इसको फिल्टर पेपर से कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ नो नीड ऑफ एनी प्रेपरेशन, इसको किसी भी प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, पेपर भी कट करके रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, और हर तरह के सोल्यूशन को आप फिल्टर कर सकते हो। ये मैंने लास्ट पे जो लिखा है ना वो शायद नज़र ना आ रहा हो, एवरी काइंड ऑफ सोल्यूशन कैन बी फिल्टर्ड थ्रू इट। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें टोटल जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए हैं वो 3 हमारे वीडियो के पहले हिस्से में थे, चौथा ये है, 5वां ये है, छठा और ये 7वां। तो वी हैव कवर्ड 7 शॉर्ट क्वेश्चंस
if we talk according to your paper point of view. So I really hope you enjoyed this video. अगर इंजॉय नहीं किया तो कम से कम समझ आपको ज़रूर आई होगी. थैंक यू सो मच. इसको लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कर दे दोस्तों के साथ अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.